बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो भाई, फोर मेन सोर्सेज ऑफ लीगल थिंकिंग या सोर्स ऑफ लॉ। लीगल थिंकिंग या सोर्स ऑफ लॉ इज सेम। ठीक है, चाहे लीगल थिंकिंग कह लो या सोर्स ऑफ लॉ कह लो। ठीक है। अच्छा, दिस इज द पार्ट ऑफ द पेपर 1 and 2 बोथ। कहा? ठीक है, दिस इज द पार्ट ऑफ द पेपर 1 and 2 बोथ। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि इट इज द कंपल्सरी क्वेश्चन ऑफ पेपर 1 and पेपर 2। ठीक है, इट इज द कंपल्सरी क्वेश्चन में आता है मेरे भाई। जब ये कंपल्सरी क्वेश्चन में आता है ना, तो इसका मतलब ये कि आपके पास कोई चांस नहीं है इसको लीव करने का, क्योंकि पेपर 1 पेपर 2 दोनों में आ रहा है और दोनों में कंपल्सरी में आ रहा है। अगर कोई चीज सिर्फ एक पेपर में आ रही हो ना कंपल्सरी, ठीक है, तो भी हम नहीं लीव कर सकते, और ये तो दोनों के कंपल्सरी में आ रहा है। ठीक है, वही बात है। असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 1 नॉलेज है, असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 2 अंडरस्टैंडिंग एनालिटिकल है। ठीक है, 10 मार्क्स है और 18 to 19 मिनट्स में हो जाना चाहिए। और ये पार्ट बी है, 5 to 6 मिनट्स में हो जाना चाहिए। आई बात समझ में? इससे ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि देखो बेटा, साथ साथ ना ये टाइटल पेज है, तो टाइटल पेज पे एक दो बातें और लिख लें कि इसी के नीचे ये मेंशन कर लें कि ये जो सोर्स ऑफ लॉ है, ठीक है, इसी पेज पे लिख लीजिएगा। सोर्स ऑफ लॉ में इस तरह से लिख लें कि हम थोड़ा सा ये डिस्क्राइब कर रहे हैं कि इनका स्टेटस क्या है। ठीक है, सोर्सेस ऑफ लॉ, इनका स्टेटस क्या है। तो देखो, इनका स्टेटस ये है कि कुछ सोर्सेस प्राइमरी होती हैं और कुछ सेकेंडरी होती हैं। ठीक है, प्राइमरी सोर्सेस और सेकेंडरी सोर्सेस। प्राइमरी का क्या मतलब होता है बेटा कि दैट डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर सोर्स। सिंपल सी बात है ना, कि जो बुनियादें होती हैं, जो बेसिक्स होती हैं किसी भी बिल्डिंग की, बेसमेंट होती है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द फर्स्ट और सेकंड फ्लोर, बट फर्स्ट और सेकंड फ्लोर ऑलवेज डिपेंड ऑन द ग्राउंड फ्लोर। ठीक है, और ऑन द बेसमेंट्स। ठीक है, तो ये देखना, कुरान और हदीस आर द प्राइमरी सोर्सेज ऑफ लॉ। ठीक है, कुरान एंड हदीस ये प्राइमरी सोर्सेज हैं। ये एज अ सोर्स ऑफ लॉ वर्क करने के अंदर किसी चीज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होंगे, बट इजमा और कयास दे आर द सेकेंडरी सोर्सेज, और दे विल ऑलवेज डिपेंड ऑन कुरान एंड हदीस। ठीक है, तो बेटा एक बात सिंपल सी हो गई कि सोर्सेज दो तरह की होती हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी कुरान और हदीस है, सेकेंडरी इजमा और कयास है। ठीक है, और देखो नंबरिंग किस तरह से है, नंबर 1 कुरान, नंबर 2 हदीस, नंबर 3 इजमा और नंबर 4 कयास। आ गई बात समझ में? ठीक है, तो इस तरह याद रखिएगा कि यही सीक्वेंस होगा। इस सीक्वेंस को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। आ गई बात समझ में ना? ठीक है, तो इतनी बात याद रख लेना। सोर्सेज ऑफ लॉ। तो अब देखना बेटा, ये अभी टाइटल पेज ही चल रहा है हमारा। टाइटल पेज पर ही ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने लिखा है कि यार सोर्सेस की दो टाइप्स हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। बेटा ये याद होना क्यों जरूरी है? क्योंकि कभी कभी ना एग्जामिनर ये कह देता है, राइट एन अकाउंट ऑफ द टू प्राइमरी सोर्सेज ऑफ लीगल थिंकिंग इन इस्लाम। नाम नहीं लेता वो कुरान और हदीस का या इज्मा और कयास का, वो नाम नहीं ले रहा होता, बल्कि टू प्राइमरी सोर्सेज ऑफ लीगल थिंकिंग इन इस्लाम कह देता है। ठीक है, और क्या कहते हैं, कभी वो टू सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ लीगल थिंकिंग इन इस्लाम कह देता है, नाम नहीं लेता। तो जब वो नाम लिए बगैर ऐसा करेगा, ठीक है, तो भाई हमें खुद रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि प्राइमरी कौन सी थी और सेकेंडरी कौन सी। टाइटल पेज पे इसलिए लिखवाया गया कि जब भी आप टाइटल पेज खोलें तो ये आपको जहन में आ जाए कि कुरान एंड हदीस जो है वो प्राइमरी है। यानी प्राइमरी होने का मतलब ये है कि ये हमारी एनालॉजी के ऊपर, हमारी डिस्कशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता। अगर कोई चीज कुरान में ऐसी है जो मेरे माइंड को नहीं लग रही,
ठीक है, मेरी एनोलॉजी को नहीं लग रही, तब भी जो है वो क्या कहते हैं, मुझे उसको फॉलो करना है, उसको मानना है। आई बात समझ में? और कोई चीज ऐसी है जो मेरे माइंड को बहुत लग रही है, ठीक है, और एनोलॉजी को बहुत लग रही है, क्लिक कर रही है, तब भी मुझे उससे मानना है। आ गई ना बात समझ में? नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये देखो टॉपिक्स क्या क्या आएंगे बेटा, घबराना नहीं है, हाँ, घबराना नहीं है। यहाँ पे 12 पार्टीज है, लेकिन जरा समझ लेना है, बहुत आसान है, ठीक है, मुश्किल नहीं है। सबसे पहले कुरान एज द सोर्स ऑफ लॉ, नंबर 2 हदीस एज द सोर्स ऑफ लॉ, नंबर 3 इजमा एज द सोर्स ऑफ लॉ, नंबर 4 कयास एज द सोर्स ऑफ लॉ। ठीक है, तो कुरान लिखकर, ठीक है, नीचे जो है वो क्या कहते हैं, ये पूरा सेंटेंस लिखने के बजाय यूं डाल दो, ऐसा होता है ना, मैथ्स में यूज करते हैं हम। ठीक है, ये हो गया, सही हो गया, तो जल्दी जल्दी करो बस। ठीक है मेरे भाई, तो ये हो गया कुरान हदीस इजमा एंड कयास। सबके अपने अपने 10 मार्क के क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद रिलेशन बिटवीन कुरान एंड सुन्ना का 10 मार्क का क्वेश्चन। उसके बाद रिलेशन बिटवीन कुरान एंड इजमा का 10 मार्क का क्वेश्चन। उसके बाद रिलेशन ऑफ कुरान एंड कयास का 10 मार्क का क्वेश्चन। उसके बाद रिलेशन ऑफ हदीस विद इजमा का 10 मार्क का क्वेश्चन। उसके बाद रिलेशन विद कयास का, ठीक है, हदीस विद कयास का। और फिर रिलेशन बिटवीन इजमा एंड कयास का 10 मार्क का क्वेश्चन। और फिर सिग्निफिकेंस ऑफ द कुरान और यूज ऑफ कुरान इन आवर डेली लाइफ। ठीक है, ये एक्चुअल सोर्स ऑफ द कुरान एज द सोर्स ऑफ लॉ से मिलता जुलता है। ठीक है, तो ये हमारे टॉपिक्स टू बी कवर्ड है। बच्चा बोलता है सर इतने सारे पार्टीज हैं, ठीक है, 14 पार्टीज बनते हैं तकरीबन, ठीक है, पेपर 2 में ये मौजूद है, ठीक है, ये पेपर 2 में गिवन है भाई, पेपर 2 के अंदर ये गिवन है। अच्छा अब सुनिएगा, पेपर 2 में हिस्ट्री एंड बॉन्ड्स ऑफ हदीस के फौरन बाद इसके नोट्स मौजूद हैं, ठीक है। अब देखो, ये जो फर्स्ट 4 है ना मेरे भाई, ये फर्स्ट 4 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये फर्स्ट 4 टॉपिक्स कर लिए तो यकीन करें नीचे के सारे टॉपिक्स यानी 5 से लेकर 12 तक एक दिन के अंदर सॉल्व हो जाएंगे। आई बात समझ में? असल फर्स्ट 4 की सॉल्यूशन है, अगर आपने फर्स्ट 4 कर लिए तो 5 till 12 इजीली सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है भाई। अच्छा अब सुनिएगा, कोई बच्चा पूछता है कि सर ये पेपर 1 और पेपर 2 में आते हैं, दोनों में कंपलसरी में आते हैं, कोई फर्क होता है? नहीं, कोई फर्क नहीं होता सिवाय एक के। मैं आपको बताऊं क्या फर्क होता है। हदीस के 3 पार्टीज हैं। एक पार्टी होता है हदीस एज द सोर्स ऑफ गाइडेंस, ठीक है, बस वो पेपर 1 में नहीं आ सकता, पेपर 2 में ही आएगा। बाकी हदीस एज द सोर्स ऑफ लॉ, कुरान एज द सोर्स ऑफ लॉ, सब ठीक है, पेपर 1 पेपर 2 में आता है। इसी तरह हम ये कह सकते हैं कि आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कुरान का 10 मार्क का क्वेश्चन इंडिविजुअल कुरान का पेपर 2 में आया हो, ठीक है, लेकिन आने को आ सकता है, क्योंकि कुरान इन रिलेशन विद हदीस जब इजमा आ सकता है 10 मार्क का पेपर 2 में, तो कुरान क्यों नहीं आ सकता? ठीक है मेरे भाई, तो अच्छा अब ये किस टॉपिक से रिलेट होकर पेपर 2 में आता है या पेपर 1 में आता है? ठीक है, तो बेटा देखो, P1 में ये HIQ का पार्ट है और P2 में ये HIH का पार्ट है, यानी हिस्ट्री एंड बॉन्ड्स ऑफ होली कुरान का पार्ट है P1 में, ये मेंशन कर लो अपने पास। और P2 में HIH मतलब हिस्ट्री एंड बॉन्ड्स ऑफ हदीस का पार्ट है। और ये दो, क्योंकि दोनों ही सोर्सेज ऑफ लॉ हैं, तो P1 P2 में सेम क्वेश्चंस भी आते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि भाई जिस साल P1 में कोई क्वेश्चन आया वो रिपीट हो जाएगा P2 में, ठीक है, सब कुछ कॉपी करना ही है, सही है, टाइटल पेज पे। बी क्विक, फिर हम आगे चलते हैं। बी क्विक, देखो भाई, ये कुरान द फर्स्ट सोर्स ऑफ लॉ, कुरान द फर्स्ट सोर्स ऑफ लॉ, ठीक है, इसका अपना 10 मार्क का क्वेश्चन है। राइट अबाउट हाउ द कुरान इज यूज्ड एज द फर्स्ट सोर्स ऑफ लीगल थिंकिंग इन इस्लाम, ठीक है, फर्स्ट सोर्स ऑफ गाइडेंस लीगल थिंकिंग, ठीक है, थॉट एंड एक्शन, सब में आंसर यही लिख कर आ जाना। बात आ गई समझ में? अब मेरी बात को जरा गौर से सुनना है। तो यहाँ पर सिर्फ होली कुरान की बात होगी, इतनी बात याद रखनी है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ होली कुरान की बात होगी, दूसरी सोर्सेज ऑफ लॉ को हम डिस्कस नहीं करेंगे। ये बात याद रखना कि जब इजमा कयास हदीस का क्वेश्चन आता है ना, तो हम उसमें कुरान को जरूर डिस्कस करते हैं, लेकिन जब कुरान का अपना क्वेश्चन आता है तो उसके अंदर दूसरी चीजों को डिस्कस नहीं करना पड़ता, ठीक है। नंबर 1 थिंग,
दो कुरान द फर्स्ट सोर्स ऑफ लॉ, ये है क्या? सबसे पहले हम बताएंगे, ठीक है, पैरा 1 में हम बताएंगे कि भाई इट इज अ मेजर सोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड थिंकिंग इस्लाम में, क्योंकि कुरान बीइंग द वर्ड ऑफ अल्लाह, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कुरान बीइंग द वर्ड ऑफ अल्लाह। भाई कुरान की क्यों इतनी वैल्यू है? ठीक है, कि वो मेजर सोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड थिंकिंग है, यानी हम कुरान को सबसे पहले देखते हैं भाई, यानी किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना होता है तो हम सबसे पहले कुरान में आते हैं, ठीक है। तो मेजर सोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड थिंकिंग है। नंबर 2, इट्स क्लियर टीचिंग्स आर नेवर क्वेश्चन। कुरान की जो क्लियर टीचिंग्स होती है ना बेटा, यानी बिल्कुल क्लियर टीचिंग्स जो कुरान की होती हैं, जो टीचिंग्स क्लियर है कि नमाज पढ़नी है, जक़ात देनी है, फास्टिंग करनी है, उसको नेवर क्वेश्चन बाय अ मुस्लिम इन टर्म्स ऑफ क्रिटिसिज्म, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ क्रिटिसिज्म, ठीक है, ये लिख लो, इन टर्म्स ऑफ क्रिटिसिज्म। हम कुरान के अंदर क्रिटिसिज्म क्रिएट नहीं कर सकते, समझने की बात है बेटा। हम कुरान में कुरान को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते बीइंग अ मुस्लिम। क्या मतलब क्रिटिसाइज नहीं कर सकते? मिसाल के तौर पर कुरान वाइन को हराम कहता है, इंटरेस्ट को हराम कहता है, आप आ गए ये बोलने के लिए यार ये पता नहीं कैसा लॉ है कुरान का, वाइन जैसी अच्छी चीज को हराम कर दिया है, ठीक है, या जो है वो क्या कहते हैं, इंटरेस्ट जैसी बेहतरीन चीज को अल्लाह ताला ने पता नहीं क्यों हराम करके रख दिया, या पता नहीं अल्लाह ताला को हमें भूखा प्यासा रख के क्या मिलता है कि हमसे रोजे रखवाता है, ठीक है। अगर कोई शख्स इस किस्म का कोई ऑब्जेक्शन करेगा कुरान के ऊपर, क्रिटिसाइज करेगा, ही विल नॉट रिमेन अ मुस्लिम। आई बात समझ में? मुसलमान नहीं रहेगा, क्योंकि एक्चुअल में वो कुरान पे ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा है, अल्लाह ताला पे कर रहा है, क्योंकि कुरान तो अल्लाह ताला के वर्ड्स हैं। आई बात समझ में? तो बहुत सिंपल सी चीज है, ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज है कि कुरान की क्लियर टीचिंग्स आर नेवर क्वेश्चन। देखो एक बात को समझा करो बेटा, जब आप किसी स्कॉलर पर ऑब्जेक्शन कर रहे हो, यार ये कितनी सख्ती से बात कर रहे हैं और इन्होंने जो है वो क्या कहते हैं कितना सख्त ऑर्डर दे दिया है, ठीक है, कितनी जो है वो क्या कहते हैं स्ट्रिक्ट कमांड बता दी है, ठीक है, यार ऐसा भी कोई रिलीजन नहीं होता, ठीक है। तो इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि मतलब आप अंदाजा लगाएं कि आप एक्चुअल में स्कॉलर पे ऑब्जेक्शन नहीं कर रहे होते बेटा, एक्चुअल में आप किस पर ऑब्जेक्शन कर रहे होते हो? नाउजुबिल्लाह, अल्लाह ताला पर ऑब्जेक्शन कर रहे होते हो, ठीक है। आगे बात समझ में? ठीक है, तो अब जरा देखिएगा, जरा समझे, उसके बाद जरा नेक्स्ट पॉइंट लिखें, इसके आगे कुछ डिक्टेट भी करवाना है, ठीक है। बी क्विक, जल्दी से ये पॉइंट भी, बल्कि साथ साथ ये लिख लें कि देखो इट इज ऑलवेज रेफर टू व्हाट, रेफर टू द सॉल्यूशन ऑफ एनी न्यू प्रॉब्लम। कोई भी नया प्रॉब्लम आएगा ना मेरे भाई, कोई भी नया प्रॉब्लम आएगा तो सबसे पहले हम कुरान के अंदर जाके उसको जज करेंगे, ठीक है। अगर कुरान से हमें आंसर नहीं मिलेगा, ठीक है, फिर कहीं जाकर हम उसको जो है वो क्या कहते हैं हदीस से या किसी और सोर्स ऑफ लॉ से हम उसे, ठीक है, जज करेंगे। आई बात समझ में? ठीक है, तो इतनी बात याद रखिएगा। उसके बाद देखो कुरान क्या कमांड दे रहा है खतरनाक, जरा लिख लें, फिर मैं इसको समझाता हूँ, बी क्विक। हाँ भाई, देखो अल्लाह ताला ने क्या बात कही है यहाँ पर। अल्लाह सुब्हानहू ताला कह रहे हैं इफ एनी डू फेल टू जज बाय व्हाट अल्लाह हैज रिवील्ड दे आर अनबिलीवर्स। क्या मतलब? अगर कोई जज कुरान से ना करे ना तो फिर दे आर द अनबिलीवर्स, ठीक है। वही लोग अनबिलीवर्स होते हैं जो कुरान से फैसला ना करें। क्या मतलब कुरान से फैसला ना करें? भाई देखो, कुरान इज द बुक ऑफ लॉ, बुक ऑफ गाइडेंस, ठीक है। तो अब अल्लाह ताला ने गाइडेंस के लिए नाजिल किया, और कोर्ट के अंदर फैसला उससे ना हो, मेरी डेली लाइफ में हम फैसला कहीं कहीं और से करें, नहीं यार ये कुरान का कमांड तो हम नहीं मान सकते, तो अल्लाह ताला ने कहा कि भाई अनबिलीवर्स के कोई सीन नहीं होते, यही उनकी निशानी होती है, ठीक है, कि नाम हो सकता है अब्दुल रहमान हो, नाम हो सकता है अब्दुल्ला हो,
ठीक है, लेकिन अगर वो जजमेंट कुरान से नहीं करेंगे तो दे आर द अनबिलीवर्स, अल्लाह ताला ने डिक्लेयर किया है। नेक्स्ट थिंग, कुरान इज द परफेक्ट बुक एंड अ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ। परफेक्ट बुक का क्या मतलब होता है कि भाई ऐसी बुक जिसके अंदर कोई वीकनेस ना हो, जिसके अंदर कोई मिस्टेक ना हो। और कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ का क्या मतलब होता है कि ऐसी बुक जो जिसके अंदर कोई कमी ना हो, मतलब परफेक्ट कोई मिस्टेक ना हो, कंप्लीट कोई कमी ना हो। बात आ गई समझ में? ठीक है, तो अब इसको एक बंदा बोलता है कि भाई प्रूफ करो कि यार कुरान कैसे परफेक्ट है, कुरान कैसे कंप्लीट है। तो हम कहते हैं भाई बात सुने कि कुरान इज नॉट ओनली द बुक ऑफ द रिलीजन। कुरान सिर्फ रिलीजन को डिस्कस नहीं करता, कुरान पूरी लाइफ ऑफ द ह्यूमन बीइंग को डिस्कस करता है। ठीक है, इट डिस्कसेस द इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, रिलीजियस, सोशल, लीगल, मोरल एटसेट्रा, हर किस्म की बात को डिस्कस करता है। तो भाई आप हैरान हो जाएंगे, आप हैरान हो जाएंगे कि भाई अगर आप रिलीजियस टीचिंग्स, रिलीजियस लॉस पढ़ोगे ना, ठीक है, तो जिस चीज को हम रिलीजन समझ रहे हैं, ठीक है, वो आपको वहां पे सिर्फ 15% मिलेगा, और बाकी 85% रिलीजन पूरी डेली लाइफ से रिलेटेड है। क्या मतलब? भाई हम रिलीजन समझ के बैठे हैं सिर्फ नमाज को, ठीक है, सिर्फ जक़ात को, सिर्फ फास्टिंग को। ठीक है, हम रिलीजन समझ के बैठे हुए नमाज, जक़ात, फास्टिंग, हज को। ठीक है, कि इसने हज किया हुआ है, इसकी बड़ी दाढ़ी है, ठीक है, और इस तरह का इसका होलिया है, सारी नमाजें पढ़ता है, हम समझते हैं रिलीजियस है। नो डाउट दीज आर द पिलर्स ऑफ द रिलीजन। लेकिन क्या बिल्डिंग सिर्फ पिलर्स का नाम होता है? ठीक है, बिल्डिंग, आप अपने जिस बिल्डिंग में रहते हैं, जिस घर में रहते हैं, तो क्या सिर्फ पिलर्स लगे हुए हैं उसमें? ठीक है, क्या बिल्डिंग में दीवारें नहीं होती, क्या डोर्स नहीं होते, क्या विंडोज नहीं होती, क्या एसी नहीं होता? ठीक है, और क्या बिल्डिंग के अंदर जो है वो क्या कहते हैं फ्लोरिंग नहीं होती? सब चीजें होती हैं। आई बात समझ में? तो लिहाजा इतनी बात याद रखिएगा कि इस्लाम के जो पिलर्स है ना, आपको उसकी टीचिंग्स 15% मिलेंगी, और बाकी इस्लाम इकोनॉमिक्स सिखाएगा, इस्लाम कुरान पॉलिटिक्स सिखाएगा। मेजर पार्ट है रिलीजन का पॉलिटिक्स मेरे भाई। ठीक है, और अगर हम जब तक हमें कोई अच्छी अच्छी बातें बताता रहे ना, यार रोजा रखना चाहिए, फास्टिंग करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, लोगों के काम आना चाहिए, जब तक तो सेट है। लेकिन जैसे ही हमसे कोई बात करता है, भाईजान इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए, गवर्नमेंट के अंदर चोर नहीं होने चाहिए, ठीक है, गवर्नमेंट प्योरिफाइड होनी चाहिए, तो उस वक्त जब ऐसा होता है ना, ठीक है, तो फिर जो है वो क्या कहते हैं, जो लोग बोलते हैं अरे यार इनको स्कॉलर्स को क्या हो गया, ये और मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। यार ये स्कॉलर्स ये पॉलिटिक्स की बातें क्यों कर रहे हैं भाई? ये अपने काम से काम रखें, ये मस्जिद और मदरसे की बातें करें, ये खानकाहों की बातें करें, ये पॉलिटिक्स की बातें क्यों कर रहे हैं? ओ भाईजान, द फर्स्ट पॉलिटिशियन ऑफ इस्लाम इज मोहम्मद, पीस बी अपॉन हिम। द सेकंड वन वाज अबू बकर, एंड सो ऑन एंड ऑन। ठीक है, बात आ रही समझ में? क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस भी है, अन्नासु अला दीनी मुलूकिहिम, लोग उस रिलीजन को फॉलो करते हैं जिसको उनका बादशाह फॉलो करता है। ठीक है, तो इस्लाम आपको ये कहता है कि भाईजान बादशाह बनने की सोचें, किंग कैलिफ बनने की सोचें, सिर्फ नौकरी करने की ना सोचें। आई बात समझ में? आप हैरान हो जाएंगे, मेरे पास टाइम नहीं है, वरना करियर काउंसलिंग के अंदर सबसे पहला करियर इस्लाम आपको बताता है, ठीक है, वो है अमीर बनना। अमीर रिच वाला अमीर नहीं, कैलिफ वाला अमीर। इज इट क्लियर? ठीक है, तो बहरहाल एक अलग मैटर है, वो मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा। रिलीजन को भी डिस्कस करता है, सोशल लाइफ को डिस्कस करता है, इस्लाम नेबर्स के बारे में डिस्कस करता है, रिश्तेदारों के बारे में डिस्कस करता है, दो क्या कहते हैं बिजनेस के बारे में डिस्कस करता है, और साथ साथ लीगल और मोरल वैल्यूज को भी डिस्कस करता है। तो इस्लाम या कुरान सिर्फ पर्टिकुलरली वर्शिप का नाम नहीं है, बल्कि इट इज द कंप्लीट लाइफ। आई बात समझ में? ठीक है, और जब भी आपको लोगों को आपसे प्रॉब्लम जब भी होगा जब आप कंप्लीट लाइफ की बात करोगे। आई बात समझ में? नेक्स्ट थिंग, और उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कुरान के अंदर, ठीक है, एंड वी रिवील द स्क्रिप्चर अनटू थी। थी का मतलब होता है बेटा यू, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आप पर कुरान को नाजिल किया। ठीक है, हमने आप पर कुरान को नाजिल किया एज एन एक्सपोजिशन ऑफ ऑल थिंग्स, ताकि हम हर चीज को क्या कर दें, एक्सप्लेन करके बता दें। आई बात समझ में? ताकि हम हर चीज को एक्सप्लेन करके बता दें। ठीक है,
तो अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान के अंदर हर चीज को एक्सप्लेन करके बता दिया है मेरे भाई, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, उसके बाद आ जाओ मेरे भाइयों कि ये पैरा 1 ही चल रहा है, ठीक है, कि किंगडम बिलोंग्स टू अल्लाह। सोवरेनिटी मतलब इस्लाम में किंगडम एंड अथॉरिटी, किंगडम एंड अथॉरिटी, ठीक है, इस्लाम में सिर्फ किससे बिलोंग करती है मेरे भाई? सिर्फ अल्लाह ताला से बिलोंग करती है। क्या मतलब अल्लाह ताला से बिलोंग करती है? बिलोंग अल्लाह ताला से करने का मतलब है इस्लाम में कोई लॉ नहीं बना सकता, इस्लाम में कोई लॉ नहीं बना सकता सिवाय गॉड के। हम लॉ को जस्ट एक्सट्रैक्ट करते हैं। आप बोलते हैं सर स्कॉलर्स बनाते हैं ना इज्मा और क़ियास से, नहीं मेरे भाई, स्कॉलर्स कुरान और हदीस से लॉ को एक्सट्रैक्ट करते हैं। इसलिए इस्लाम का बड़ा से बड़ा रूलर क्या है? कैलिफ होता है। कैलिफ का मतलब होता है डेप्यूटी, नॉट द किंग। आई बात समझ में? इस्लाम में बादशाह एक ही है, वो बादशाहों का बादशाह है, वो शहनशाह है, दैट इज गॉड, अल्लाह सुब्हानहू व तआला, ठीक है। फंडामेंटल लॉ इन कुरान फॉर प्राइवेट एंड सोशल लाइफ इस्लाम देता है, ठीक है। क्या मतलब भाईजान? कुरान की कोई ऐसी बात जो मेरे आपके जहन को क्लिक नहीं कर रही, हमें फिर भी मांगनी पड़ेगी, हम उसके बंदे हैं। आई बात समझ में? और उसी का हम पर हुक्म चलेगा। आई बात समझ में? ठीक है। नॉलेज ऑफ राइट एंड रॉन्ग, जिसको कुरान राइट कहेगा वो ही राइट होगा, जिसको कुरान रॉन्ग कहेगा वो ही रॉन्ग होगा। मिसाल के तौर पर कभी कभी कुरान की किसी कमांडमेंट के बारे में हमें लगता है कि यार ये तो रॉन्ग है, ये तो राइट नहीं है, ठीक है यार, ये तो जो है वो अजीब सा लग रहा है। मिसाल के तौर पर खवातीन को जो है वो क्या कहते हैं, पॉलीगैमी बुरा लगेगा, ठीक है, कि यार मोर देन वन मैरिजेस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और जो है वो क्या कहते हैं, और बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जो मर्दों को जो है वो क्लिक नहीं करेंगी, बोलेंगे यार ये क्या, कुरान ने बिजनेस में इतनी रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं, ठीक है, और इस तरह से इतने राइट्स जो है वो क्या कहते हैं वाइफ्स के लिए हुए हैं, ठीक है, और पेरेंट्स के दिए हुए हैं और बच्चों के दिए हुए हैं, ठीक है, तो मैं अपनी जिंदगी क्या जीऊंगा, ठीक है, इस किस्म की बातें जहन में आएंगी। लेकिन राइट इज वॉट एवर डिस्क्राइब्ड एज राइट इन कुरान, रॉन्ग इज वॉट एवर डिस्क्राइब्ड एज रॉन्ग इन कुरान, ठीक है, चाहे मुझे वो अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा। नेक्स्ट थिंग, द कमांडमेंट्स राइट फ्रॉम द कुरान आर कॉल्ड नस। भाईजान वो कमांडमेंट्स जो कुरान से ड्राइव्ड होते हैं, गौर से सुन लीजिएगा, ऐसे कमांडमेंट्स जो कुरान से ड्राइव्ड होते हैं दे आर कॉल्ड नस, ठीक है। ये जस्ट एक वोकैबुलरी बताई जा रही है, एक टर्मिनोलॉजी बताई जा रही है कि बेटा देखो, जो कमांडमेंट्स कुरान से ड्राइव्ड होकर आते हैं उसको नस कहा जाता है, और उसी का प्लेरल है, ठीक है, नुसूस, ठीक है, नुसूस। बात आ गई समझ में? नस एंड नुसूस। जैसे मिसाल के तौर पर परफॉर्म प्रेयर, अकीमुस सला, दिस इज द डायरेक्ट नस ऑफ द होली कुरान। पे ज़कात, ठीक है, दिस इज द डायरेक्ट ऑफ द नस ऑफ द होली कुरान, ठीक है। फास्टिंग हैज बीन मेड ऑब्लिगेटरी अपॉन यू एज इट वाज मेड ऑब्लिगेटरी ऑन द पीपल बिफोर यू, ये भी क्या हो गई, एक नस हो गई, ठीक है, ठीक है। हज इज क्या कहते हैं, इज देयर टू अ ड्यूटी मैन ओ टू अल्लाह फॉर दोज हु कैन अफोर्ड द जर्नी, ये भी क्या हो गई, एक नस हो गई, ठीक है। तो ये सारी क्या है, डायरेक्ट नुसूस ऑफ द होली कुरान है, ठीक है। आ गई बात समझ में? और जब इनका आपको कंबाइन कह दिया जाए तो नुसूस कहलाती हैं, ठीक है। आपने अगर कुरान की किसी नस के ऊपर ऑब्जेक्शन किया तो इस्लाम से खारिज, क्योंकि आप किसी मौलवी के ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं कर रहे हैं, किसी स्कॉलर के ऊपर नहीं, किसी किताब के ऊपर नहीं, खुदा के ऊपर, ठीक है। तो इसलिए अगर किसी स्कॉलर की कोई बात स्ट्रिक्ट लग रही है तो जबान खोलने से पहले ये सोच लें कि वो स्कॉलर का अपना ओपिनियन है या खुदा की कमांड है। अगर स्कॉलर का अपना ओपिनियन है, यू हैव द कंप्लीट राइट टू आस्क फ्रॉम द स्कॉलर्स कि व्हाई हैव यू सेट दिस ओपिनियन। लेकिन इफ यू हैव सीन कि भाई दिस इज द क्लियर कमांड ऑफ गॉड, so if you are going to object on it, so you are objecting not on the scholars but on the God, on your own God, not the God of the scholars। आई बात समझ में? ये बात जरा जहन में रखनी चाहिए, ठीक है। ये स्कॉलर्स तो बेचारे हम पर मेहरबानी करते हैं कि भाई खुदा तो वो हमारा भी है तुम्हारा भी है, लेकिन फिर भी वो हमें समझाते हैं कि भाई देखो, जो है क्या कहते हैं, तुम्हारा भी खुदा है मेरा भी खुदा है। वो कह सकते थे नहीं मानते नहीं मानो, ठीक है। दरे फैजे मोहम्मद खुल, दरे फैजे मोहम्मद वाह आए जिसका जी चाहे, ना आए आतिशे दोजख में जाए जिसका जी चाहे। वो ऐसा कह सकते थे कि भाई नहीं मानते भाड़ में जाओ, भाड़ मतलब जहन्नम में जाओ, पुरानी उर्दू में भाड़ जहन्नम के कहते हैं, कोई गाली नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब जरा गौर से सुन लीजिएगा, ठीक है। तो इसलिए लेकिन स्कॉलर्स हमें समझाते हैं क्योंकि वो इंसानों से मोहब्बत करते हैं कि कहीं यार ये गुमराह ना हो जाए,
गुमराह हो जाएंगे तो जहन्नम में जाएंगे। ठीक है, इसलिए किसी बात पर ऑब्जेक्शन करने से पहले 1000 मरतबा सोच लें कि आप उस स्कॉलर पर ऑब्जेक्शन कर रहे हो या खुदा पर। स्कॉलर पर कर रहे हो तो शौक से करो और उसका आंसर अदब से मांगो। ठीक है, लेकिन खुदा पर ऑब्जेक्शन कर रहे हो तो ना शौक ना अदब, कुछ भी नहीं, करने की इजाजत ही नहीं है। हाँ, क्वायरी कर लो। क्या मतलब, आप उसके बारे में क्वेश्चन कर सकते हैं अपनी नॉलेज इंक्रीज करने के लिए कि यार मुझे समझ नहीं आ रही, आप समझा दें ताकि मेरी नॉलेज इंक्रीज हो जाए, ताकि मेरा फेथ फर्दर सेटिस्फाइड हो जाए। नेक्स्ट थिंग, उसके बाद कुरान इज नॉट द बुक ऑन एवरी सब्जेक्ट ऑफ लॉ। ओ भाईजान, कुरान ऐसी चीज नहीं है कि एवरी सब्जेक्ट ऑफ लॉ के बारे में कोई बात बताता फिरे। आई बात समझ में, कि हर छोटी छोटी बात बताए। अजीब बात है। इसको कंटिन्यू करना बेटा यहाँ से। ठीक है, मतलब नया पॉइंट नहीं बनाना, बल्कि लिखना कि रादर अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द कुरान। ठीक है, इस तरह से लिखना। ऑफ लॉ के बाद लिख देना रादर अ वेरी रादर अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द कुरान इज लॉ, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ लाइफ। ठीक है भाई, रादर अ वेरी स्मॉल पार्ट। जरा गौर से सुनने की बात है। स्मॉल पार्ट के नीचे या ऊपर लिख लो 570 वर्सेस ओनली। क्या मतलब मेरे भाइयों, कुरान की 6600 से ज्यादा वर्सेस हैं। ठीक है, उसमें से सिर्फ 570 570 वर्सेस ऐसी हैं जो लॉ ऑफ द कुरान को, लॉ ऑफ द इस्लाम को बयान कर रही हैं, इस्लामिक लॉ को बयान कर रही हैं। सिर्फ कितनी वर्सेस? 570 वर्सेस। मेरी बात समझ आ रही है? और हैरान कुन बात है कि सिर्फ 570 सेंटेंसेस ऑफ द कुरान से, ठीक है, 10 मिलियन से ज्यादा मसाइल दुनिया भर के स्कॉलर्स आज तक निकाल चुके हैं। 12 लाख तो अकेले एक इमाम आजम अबू हनीफा ने निकाल लिए थे अपने जमाने में, आज से 1350 साल पहले। अंदाजा लगाएं, ये सिर्फ 570 वर्सेस का कमाल है। ये मिराक्युलस है, ये ग्रेटेस्ट मिरेकल है। इसलिए कुरान को लिविंग मिरेकल कहा जाता है। ठीक है, कि 570 वर्सेस से सिर्फ इतना बड़ा इस्लामिक लॉ बना के रख दिया स्कॉलर्स ने, जिसके अंदर 10 मिलियन से ज्यादा लिटिल लॉज या क्लॉसेस आ जाते हैं। आई बात समझ में, डिफरेंट स्कॉलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो अब सुनिएगा, तो ये हो गया हमारा पैरा वन, जिसके अंदर हमने बहुत डिटेल इंट्रोडक्शन दिया है कुरान का, और बहुत शानदार जानदार इंट्रोडक्शन सीआईज ने यहाँ रखा है। ठीक है, तो अब इसके बाद आ जाओ मेरे भाइयों। ठीक है, ये हमारा पैरा वन है। ठीक है अभी तक। अब हम पैरा टू की तरफ आ रहे हैं। पैरा टू बहुत आसान हो जाएगा, आपने पैरा वन समझ लिया तो बहुत आसान है। ठीक है, याद करना पड़ता है पैरा टू। जरा जल्दी से लिखो, ये 2 पॉइंट्स लिखो, फिर समझाना शुरू करता हूँ। ये भी लिखो, बी क्विक। एक बच्चा पूछ रहा है सर सब्जेक्ट ऑफ लॉ वाला पॉइंट समझ नहीं आ रहा। सब्जेक्ट ऑफ लॉ वाला पॉइंट समझ नहीं आ रहा कि बेटा सब्जेक्ट ऑफ लॉ, सब्जेक्ट ऑफ लाइफ वाला पॉइंट। सब्जेक्ट ऑफ लाइफ का मतलब होता है कि देखो, इकोनॉमिक एक सब्जेक्ट ऑफ लाइफ है। ठीक है, इसी तरह जो है वो क्या कहते हैं, पॉलिटिक्स एक सब्जेक्ट ऑफ लाइफ है। इसी तरह रिलीजन वर्शिप एक सब्जेक्ट ऑफ लाइफ है, तो उसको सब्जेक्ट ऑफ लाइफ कह रहे हैं, यानी डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। ठीक है भाई। अच्छा, उसके बाद आ जाओ यहाँ पर। बेटा वर्ड्स में पढ़ा चुका है, ये टॉपिक खत्म कर चुका है ये। ठीक है, जो लॉन्ग क्लास ली थी। अच्छा अब सुनिएगा, अब जरा ये पॉइंटर्स लिखें। देखिए पैरा टू। पैरा टू, एग्जाम्पल्स ऑफ द लॉज ड्राइव फ्रॉम द होली कुरान। के होली कुरान से जो लॉज ड्राइव होकर आए हैं, उसकी एग्जाम्पल्स दो, ये एग्जामिनर कह रहा है। ठीक है, और नॉट ओनली द स्पिरिचुअल एंड मोरल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ बट ऑल्सो द जनरल प्रिंसिपल। क्या मतलब, कुरान स्पिरिचुअल एंड मोरल एस्पेक्ट्स को भी डिस्कस करता है और जनरल प्रिंसिपल्स को भी डिस्कस करता है। ठीक है, रिलीजियस ड्यूटीज को भी डिस्कस करता है। जैसे रिलीजियस ड्यूटीज की एग्जांपल दे दी, प्रेयर्स, आर्म्स गिविंग, ठीक है, यानी जक़ात, फास्टिंग, ठीक है, हज, और लिखकर लिख दो एटसेट्रा। ठीक है, और यहाँ पर बेटा एटसेट्रा लिखने के बाद मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, ठीक है, ट्रांसलेट वर्सेस। क्या मतलब बेटा, भाई जो भी वर्स आपको याद है, फॉर एग्जाम्पल प्रेयर वाली वर्स हर बच्चे को याद होती है। क्या मतलब, प्रेयर वाली वर्स हर बच्चे को याद होती है। ठीक है, एंड एस्टैब्लिश प्रेयर एंड पे ज़कात, ठीक है, प्रेयर वाली वर्स हो गई।
या इसी तरह आर्म्स गिविंग वाली वर्ड्स हर बच्चे को याद होती है, ठीक है। आर्म्स गिविंग वाली वर्ड्स का क्या मतलब है कि जैसे एस्टेब्लिश पेरेंट पे ज़कात, इसी के अंदर आ गया आर्म्स गिविंग ज़कात। फास्टिंग वाली वर्ड्स हर बच्चे को याद होती है, एंड फास्टिंग हैज बीन made obligatory upon you as it was made obligatory on the people before you so that you may prosper। हज वाली हर एक को याद होती है, ठीक है। एंड क्या कहते हैं, हज इज देयर टू अ ड्यूटी मैन और टू अल्लाह फॉर दोज हु कैन अफोर्ड द जर्नी। तो एग्जांपल लिख दो, जहां पर कोई वर्स याद है, रेलेवेंट हो रही है, जरूर लिख दो, जाया नहीं करो अपनी याद की हुई चीज को। नेक्स्ट थिंग, चाहे नोट्स में आ रही हो नहीं आ रही हो, आपको लगता है रेलेवेंट है, ठीक है, तो लिख दो भाई, ठीक है। तो बेटा वो अहमद, वो फास्टिंग के बारे में वो हदीस है, हम कुरान के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, इसी तरह मैरिज के बारे में कुरान डिस्कस करता है, डोअर, हक महर, जहेज की बात नहीं हो रही है, हक महर के बारे में कुरान डिस्कस करता है। डाइवोर्स को कुरान डिस्कस करता है। तो भाईजान डाइवोर्स के ऊपर तो इस पूरी इसकी एक सूरत है, सूरह तलाक, ठीक है। सूरह तलाक का मतलब ये नहीं कि तलाक देनी चाहिए, मोटिवेट किया गया तलाक देने के लिए, नहीं, उसमें तरीके बताए गए हैं कि हम अपनी डेली लाइफ को अच्छा करके कैसे कैसे तलाक से बच सकते हैं। आई बात समझ में? तो सूरह तलाक ऐसी जबरदस्त चीज है, ठीक है। तो नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, उसके बाद पेनल लॉज को कुरान डिस्कस करता है, ठीक है। क्या मतलब पेनल लॉज, कि भाई चोरी की क्या सजा है, एडल्ट्री की क्या सजा है, आर्म रॉबरी, आर्म रॉबरी बड़ी खतरनाक चीज है, जरा सुनना, ठीक है। आर्म रॉबरी की क्या सजा है जरा समझ लेना भाईजान। आर्म रॉबरी किसे कहते हैं पहले समझो, ये जो आजकल स्नैचिंग चलती है ना, दैट इज कॉल्ड आर्म रॉबरी, ठीक है। अब आर्म रॉबरी की सजा इस्लाम में बहुत खतरनाक है। आर्म रॉबरी की सजा सेंटेंस टू डेथ है, और यानी कत्ल है, कि उसके बदले में इंसान को कत्ल किया जाएगा। क्या मतलब, वेपन शो करके अगर आपसे कोई चीज स्नैच कर रहा है, ठीक है, लाइफ थ्रेट करके, ठीक है, तो उसकी सजा मौत है। और मौत भी इतनी खतरनाक, नॉर्मल नहीं, कि उसको उस सिटी के मोस्ट पॉपुलेटेड एरिया के अंदर लाकर हैंग किया जाएगा, ठीक है, और हैंग करके शूट किया जाएगा, और 3 दिन तक उसकी बॉडी वहां हैंग रहेगी। ये एनिमल, ये जानवर, मतलब परिंदे वगैरह उसकी बॉडी को नोच कर खाएंगे, ठीक है, ताकि आइंदा कोई आर्म रॉबरी की जुर्अत ना करे, ठीक है। इज इट क्लियर? ऐसा क्यों है? क्योंकि आर्म रॉबर इंसान कहलाने के लायक नहीं होता। क्यों? वो जानवर कहलाने के लायक भी नहीं होता, बलहुम अदल, कुरान कहता है वो जानवरों से भी बदतर है, घटिया तरीन लोग हैं। क्यों? क्योंकि देखो, 1 मिनट के लिए इमेजिन करो, वो 4-5 हजार चीज के लिए करोड़ों के इंसान को मार देता है, 4-5 हजार की चीज के लिए करोड़ों के इंसान को मार देता है। कैसे? भाई, जब वो आपसे कोई मोबाइल छीनता है, ठीक है, तो वो मोबाइल जितना भी महंगा हो, वो बिकता तो वही 5-10 हजार का है, ठीक है, बात आ रही समझ में? लेकिन उसके लिए वो करोड़ों की जान खत्म कर देता है, ठीक है। कैसे करोड़ों की जान? भाई 1 मिनट के लिए अपने आप को इमेजिन करें, ठीक है। अगर कोई ये समझ रहे हैं ना, यार ये तो बहुत सख्त है, इस्लाम तो जुल्म कर रहा है, उन्हें हैंग कर रहा है, और 3 दिन तक उनकी बॉडी लटकी रह रही है, ठीक है। अब सुने जरा भाई, अगर खुदा ना खास्ता आपको कोई बड़ी बीमारी हो जाए, और फिर डॉक्टर्स ये कहें तो उसका इलाज पाकिस्तान में नहीं होगा, उसका इलाज भाई अमेरिका जाना पड़ेगा, इंडिया जाना पड़ेगा, ठीक है, ऐसा भी चल रहा है, इंडिया भी जाना पड़ता है, अमेरिका जाना पड़ेगा, इंडिया जाना पड़ेगा, और 4 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अब आपके अब्बा जी के पास 4 करोड़ है ही नहीं, सिवाय उस फ्लैट के जिसमें वो रह रहे हैं सारे आप, ठीक है। तो अब्बा जी घर पे मशवरा करेंगे कि यार क्या करें, बच्चे को बचाने के लिए फ्लैट बेच दें। कोई भी नहीं कहेगा कि ना बेचें, भाई बहन सब बोलेंगे भाई हमारे भाई को बचा लें, फ्लैट जाने दें, हम किराए पर रह लेंगे। कोई भाई भी ये नहीं कहेगा कि अब्बा जी हम भी आपके बच्चे हैं, अगर आप फ्लैट बेच देंगे तो हमें इनहेरिटेंस में क्या मिलेगा। नहीं, वो बोलते हैं यार इस भाई को बचा लो, चाहे 4 करोड़ का फ्लैट बेचना पड़े या 20 करोड़ का बंगला बेचना पड़े, ठीक है। लोग उसको बेचने के लिए, उसको बचाने के लिए इतना कुछ करने के लिए तैयार हैं, ठीक है। और वो डैश का बच्चा 5 हजार के मोबाइल के लिए उसकी यहाँ गोली मारता है, यहाँ गोली मारता है। बात आ रही समझ में? इसलिए वो इंसान कहलाने के लायक नहीं है, उसकी एक ही सजा है, ठीक है, कि पकड़ा जाए तो मार दिया जाए, शूट एट साइट, ठीक है, आपके हाथ आ जाए तो, ठीक है, बस कैमरे में नहीं आना। आई बात समझ में? ठीक है। पनिशमेंट, थेफ्ट, एडल्ट्री एंड आर्म रॉबरी, ठीक है। तो आर्म रॉबरी की ये खतरनाक तरीन सजा है। नेक्स्ट थिंग, टू अबाइड बाय द कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। टू अबाइड बाय द कॉन्ट्रैक्ट्स का क्या मतलब है? कुरान हुक्म करता है कि भाई जो है वो क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स को ओबे करना है, अबाइड, ओवाइड का
क्या है, ओपोजिट है। नेक्स्ट थिंग, वॉर के बारे में लॉज बताता है, एविडेंस के बारे में, ठीक है, कि किसकी तौबा, किसकी गवाही कबूल की जाएगी, किसकी नहीं कबूल की जाएगी। इसी तरह इंटरनेशनल लॉज कुरान सिखा रहा होता है, ऑनर द ट्रीटीज करने को सिखाता है, ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशंस किस तरह रखते हैं मुसलमानों से, नॉन मुस्लिम से, ठीक है, इसको सिखाता है। टू शन द हिपोक्रेसी, कि कम से कम अपने मुसलमानों को के साथ तो आपका साथ देना है। इनहेरिटेंस जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का क्या मतलब है कि मेरे भाई, इनहेरिटेंस के बारे में बताता है, ठीक है, कि यार जब किसी की डेथ हो जाए ना, तो बस डेथ के फौरन बाद थोड़ा सा गम हल्का हो गया, 2-4 दिन गुजर गए, इनहेरिटेंस डिस्ट्रीब्यूट करो भाई, ठीक है, कोई कॉम्प्रोमाइज इसके ऊपर नहीं, ठीक है, वरना 5 साल गुजर जाते हैं, भाइयों बहनों में आपस में लड़ाइयाँ होती हैं, ठीक है, और लोग स्टेटस लगा रहे होते हैं, ठीक है, लगाते हैं ना लोग स्टेटस कि डॉक्टर ने मेरे चाचा को कहा था कि खाया करें, कमजोर हो गए, ठीक है, वो मेरे अब्बा की जायदाद ही खा के बैठ गए। आई बात समझ में? तो इस तरह के स्टेटस वो तभी लगते हैं जब टाइम पर इनहेरिटेंस डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। बहनों को हिस्सा उसी वक्त नहीं मिलता जब टाइम पर इनहेरिटेंस डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। और मुरव्वत के अंदर लोग ये कहते हैं यार अभी तो मेरा भाई इस बेंगलोर में रह रहा है, रहने दो, ठीक है, फिर बाद में देखेंगे। नहीं मेरे भाई, ठीक है, अभी आप डिस्ट्रीब्यूशन करवा लें, ठीक है, रीजन ये है कि अभी थोड़ा सा बुरा लगेगा, बाद में दुश्मनियां हो जाएंगी और भाइयों के बच्चे एक दूसरे को देखेंगे भी नहीं। तो इस्लाम कहता है कि जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन फौरन हो जानी चाहिए, ठीक है, कोई इसके अंदर शर्मा शर्मी में नहीं रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, तो अब आ जाए थेफ्ट की सजा क्या है कि वस्सारिकु वस्सारिकतु फक्तउ अयदियहुमा, जब तुम में से कोई चोर और जब तुम में से कोई चोरनी, चोर भी का है चोरनी भी का है, पूरा कान खोल के सुने, हाँ, ठीक है, जब तुम में से कोई चोर या चोरनी चोरी करे तो उसके हाथ काट दिए जाएं, ठीक है, तो एक हाथ काटा जाएगा रिस्क से, ठीक है। तो थेफ्ट, ड्रिंकिंग वाइन की सजा 80 लैशेस, गेम ऑफ चैंस प्रोहिबिटेड, चार्जिंग इंटरेस्ट प्रोहिबिटेड बता दिया गया है कुरान के अंदर, ठीक है, तो ये लॉ बता दिए गए। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये बड़ा जबरदस्त पॉइंट है, जरा लिखो फिर समझाता हूँ, बी क्विक, जल्दी से लिखो भाइयों। के खेलोगे और क्रिकेट में भी शर्त लगाकर खेलोगे तो वो भी हराम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा आप सुनिएगा, फॉल्स एक्यूजेशन, किसी के ऊपर झूठा इल्जाम लगाने की कुरान में बड़ी सख्त सजा है, ठीक है। अगर आप झूठा किसी के ऊपर इल्जाम लगाएंगे तो उसके ऊपर अगर आप प्रूव नहीं कर पाए तो फिर क्या हो जाएगा, 80 लैशेस आपको मारे जाएंगे, ठीक है। मैं आपको इसका आप जरा डिटेल बताऊं। भाई देखो एक बात को समझो, आप पाकिस्तान में अगर रह रहे हैं, आपके ऊपर किसी ने कोई इल्जाम लगाया, अब आप बेचारे कोर्ट के चक्कर लगाते हैं, ठीक है, आपके ऊपर केस चलता है, 2 साल तक आप जिल्लत और ख्वारी बर्दाश्त करते हैं, ठीक है, और उसके बाद जो है वो क्या कहते हैं, सिंपल सा आप अपने आप को क्या कहते हैं फ्री प्रूफ कर लेते हैं, और आपको ये कह दिया जाता है कि भाई कोर्ट आपको बाइज्जत बरी करता है। अब वो जो आपकी जिंदगी के 2 साल जाया हुए, जो आप मेंटल टॉर्चर में रहे, जो आपका लोगों की नजरों में कैरेक्टर डिस्ट्रॉयड हो गया कि यार ये तो चोर है या जेल में जाने वाला है, ठीक है, आपकी जो नौकरियां चली गई, आपके जो 2 साल का बिजनेस चला गया, वो जो करोड़ों रुपए का लॉस हुआ, ठीक है, तो अब इसका कोई कंपनसेशन पाकिस्तान आपको नहीं देता, ठीक है, लेकिन इस्लाम देता है। इस्लाम कहता है कि भाई अगर आपने आपके ऊपर किसी ने झूठा इल्जाम लगाया और आपने प्रूव कर दिया कि ये इल्जाम झूठा था, तो अब उस बंदे को लाया जाएगा जिसने इल्जाम लगाया जाया था, उसके ऊपर केस चलेगा, ठीक है, वो प्रूव नहीं कर पाया था, उसके पास 4 गवाह या कोई गवाह नहीं थे, ठीक है, तो सबसे पहले तो उसको इसकी सजा मिलेगी 80 लैशेस की। और दूसरा, फला तुकबलु लहुम शहादतन अबदा, जब वो झूठा प्रूव हो गया ना, तो अब कभी भी जिंदगी के अंदर उसकी गवाही कबूल ही नहीं की जाएगी। अब अंदाजा लगाएं कि अगर आप इस्लाम का ये रूल अप्लाई कर दें तो क्या कभी कोई अपनी जबान खोलेगा खामखा, ठीक है, खामखा अपनी जबान कभी भी नहीं खोलेगा कोई, ठीक है। 10 मरतबा सोचेगा किसी पे इल्जाम लगाने से पहले, क्योंकि एक इल्जाम की वजह से किसी किसी की जिंदगी खत्म हो जाती है भाई, किसी की लाइफ वहीं पर रुक जाती है, कोई खुदकुशी तक कर लेता है, ठीक है। तो इस वजह से इस्लाम ने इसको बहुत सख्ती से डील किया है, फॉल्स एक्यूजेशन को, ठीक है। 80 लैशेज है अगर आप प्रूव नहीं कर पाए, और कभी भी आपकी गवाही कबूल नहीं होगी, ठीक है, विटनेस कबूल नहीं होगा आपका जब तक आप जिंदा हैं। अंदाजा लगाएं क्यों, क्योंकि इस्लाम लोगों को वैल्यू देता है। नंबर 2, इस्लाम कहता है कि भाई वी ऑर्डाइन देयर इन फॉर देम, ठीक है,
कि हमने मुसलमानों के लिए, बनी इसराइल के बारे में बता रहे थे, लेकिन मुसलमानों के लिए भी यही है, ठीक है, कि भाई लाइफ फॉर अ लाइफ। अगर किसी ने जानबूझकर किसी को कत्ल किया है तो उसकी सजा मौत है। किसी ने जानबूझकर किसी की आंख खराब की है, ठीक है, तो उसकी सजा यही है कि उसकी आंख खराब की जाए। नोज फॉर नोज, ईयर फॉर ईयर, टूथ फॉर टूथ। और जितने भी जख्म इंजरीज हैं, हर एक का बदला है, सिर्फ लाइफ फॉर अ लाइफ नहीं है, हर एक का बदला है। आगे बात समझ में आया सरफराज? ठीक है भाई शायान, ठीक है। तो अब ये देखिएगा, रिजा, समीहा, एवरीवन, ठीक है। तो ये सब देखो इक्वल टू इक्वल अल्लाह ताला ने रखा हुआ है। लेकिन ये कब है बेटा? जब आपने जानबूझकर उनको नुकसान पहुंचाया है। अगर जानबूझकर नहीं, आपकी गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया है, तो फिर ब्लड मनी देना पड़ता है। ठीक है, ब्लड मनी अलग चीज है, उसमें आपकी जान बच जाती है। नेक्स्ट थिंग, कंक्लूजन आ गया कि भाई मोस्ट रेफर्ड बुक है कुरान, मोस्ट वैल्यूड लॉ मेकिंग अथॉरिटी है। ठीक है, आप अंदाजा लगाएं 1400 सालों में कितने लॉज बने, टूटे, चेंज हुए, कुरान अपनी जगह पर स्टिल खड़ा है और आज भी है। और जिस मुल्क में भी इस्लाम होता है, ठीक है, तो वहां पे कुरान की कमांड्स जारी हो जाती हैं। ठीक है, इनवेरिएबल है, आज तक चेंज नहीं हुई। नेक्स्ट थिंग, कुरान मोस्ट रिस्पेक्टेड इसलिए कि वो अल्लाह ताला की स्पीच है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, ठीक है, नो वर्ड्स हैज बीन चेंज और मॉडिफाइड एवर। आज तक कुरान की कोई वर्स चेंज या मॉडिफाइड नहीं हुई है, आज तक। आई बात समझ में? कभी मॉडिफाइड या चेंज नहीं हुई है। बी क्विक।